नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर दागे 70 से अधिक रॉकेट। इजरायली सेना के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले में 3 की मौत। गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पश्चिम ने तेज किए प्रयास। समुद्री मार्ग से पहुंची मदद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल ने रफा ऑपरेशन का किया बचाव। दक्षिण अफ्रीका की याचिका को सच्चाई से भटकाने का बताया प्रयास। इजरायली वकीलों ने कहा रफा में हमास के आतंकी ठिकानों का सफाया जरूरी। भारत ने चाबहार परियोजना को बताया पूरे क्षेत्र के लिए लाभकारी। विदेश मंत्रालय की भारत ईरान समझौते को सीमित नजरिए से न देखने की अपील। चाबहार की सराहना के बीच ग्वादर पोर्ट की नाकामी की भी चर्चा। पाकिस्तान चीन का प्रोजेक्ट विफल। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। कहा यूक्रेनी शहर खार्किव पर कब्जे की नहीं कोई योजना। उत्तर पश्चिमी खार्किव में रूसी सैन्य अभियान का किया बचाव। कहा अपनी सीमा के आसपास सुरक्षा जोन बनाना है हमारा लक्ष्य। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। गाजा के विभिन्न इलाकों में हमास के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान लगातार जारी है। गाजा के जैतून इलाके में इजरायली सेना ने हमास की सुरंगों के एक तंत्र को नष्ट कर दिया। इजराइल का कहना है कि यहां हमास के करीब 150 आतंकी मारे गए। हमास भी इजरायली सेना पर लगातार हमले कर रहा है। इस बीच गाजा में आम लोगों का विस्थापन भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान लगातार जारी है। इजरायली सेना हमास के आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। गाजा के जैतून इलाके में इजरायली सेना ने हमास की सुरंगों के एक तंत्र को नष्ट कर दिया। हमास के जिन ढांचों को निशाना बनाया गया उनमें मिसाइल दागने वाले ठिकाने भी शामिल है। जैतून में हुए ऑपरेशन में लगभग 150 आतंकियों को मार गिराया गया। उधर हमास की तरफ से इजरायल सेना पर हमले भी जारी हैं। हमास ने गाजा के जबालिया में इजरायली टैंक को निशाना बनाने का दावा किया है। हमास की तरफ से जारी एक वीडियो में ऐसे ही एक हमले को दिखाया गया है। लड़ाई के बीच गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति तेज करने के लिए भी प्रयास जारी है। समुद्री मार्ग से गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिका ने बड़ी पहल की है। अमेरिका द्वारा तैयार एक अस्थायी तट पर सहायता की खेप उतरने लगी है। गाजा में अधिक लोगों तक मदद पहुंचाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। इस अस्थायी घाट का उद्देश्य फलस्तीनी लोगों को महत्वपूर्ण मानवीय सहायता पहुंचाना है। यह संयुक्त राष्ट्र के साथ समन्वित एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित प्रयास है। हम गाजा में मानवीय सहायता के प्रवाह को बढ़ाने के लिए कई हफ्तों से यूएसएड की टीम साइप्रस, इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। वहीं लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजरायल पर मिसाइल हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इजरायल में 75 रॉकेट दागे गए। हालांकि इजरायल की आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली ने इन रॉकेटों को हवा में ही मार गिराया। एक रॉकेट के इजरायली इलाके में गिरने से 2 लोग घायल हो गए। इजरायल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से एक साथ दागे जाने वाले ये सबसे अधिक रॉकेट हैं। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है। दक्षिणी लेबनान के नजारिया में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। यहाँ से हिजबुल्लाह इजरायली लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था। इस बीच गाजा में आम लोगों का विस्थापन भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय राहत संस्था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार गाजा में पिछले कुछ दिनों के भीतर ही लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। इजरायली सेना द्वारा रफा में सेना उतारने की घोषणा के बाद वहां से बड़ी संख्या में लोग दूसरे क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं। संघर्ष और विस्थापन के बीच गाजा में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार चरमराई हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि मेडिकल सहायता आपूर्ति बाधित होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं।
हमारे पास चिकित्सा आपूर्ति नहीं है, हमारे पास ईंधन नहीं है। अस्पताल हैं लेकिन उन्हें खाली करने का निर्देश मिल रहा है। हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस बीच मामले की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सुनी जा रही है। इजराइल के वकीलों ने संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत में अपने देश का पक्ष रखा। इजराइल की अदालत को बताया कि उसे आत्मरक्षा के लिए रफा में पूर्ण जमीनी सैन्य अभियान का अधिकार है। ध्यान रहे कि दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उसकी याचिका में अपील की गई है कि इजराइल को रफा में सेना उतारने से रोका जाए। रफा में सेना उतारने को लेकर कई पश्चिमी देश भी इजराइल को रोक चुके हैं। 13 पश्चिमी देशों ने इजराइल से आह्वान किया कि वो इस सैन्य अभियान को न छेड़े। आह्वान करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और स्वीडन शामिल है। इजराइल का लगातार कहना है कि रफा में हमास ने सुरक्षित आतंकी अड्डे बना लिए हैं, जिनका सफाया बहुत जरूरी है। चीन दौरे पर गए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिए हैं कि वो यूक्रेन मसले पर समझौता वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन रूस किसी भी तरह की चेतावनी को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं पुतिन ने कहा कि रूस चीन व्यापार में आ रही समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। पुतिन ने चीन के उत्तर पूर्वी शहर हार्बिन का भी दौरा किया। रूसी राष्ट्रपति 6 महीने में दूसरी बार चीन के दौरे पर हैं। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच कुछ अहम बैठकें बंद दरवाजों के पीछे हुई। तो वहीं पुतिन ने चीन के शहर हार्बिन में स्थित चीन की आजादी के दौरान शहीद हुए सोवियत सैनिकों की स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दोनों नेताओं ने बीजिंग के झोंगनान हाई में यूक्रेन समेत अन्य रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक की। वहीं पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों पर टिप्पणी की। पुतिन ने संकेत दिए कि वह यूक्रेन मसले पर समझौता वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन रूस किसी भी तरह की चेतावनी को बर्दाश्त नहीं करेगा। पुतिन ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि वह पश्चिमी देशों के दबाव के कारण बातचीत का विकल्प छोड़कर लड़ाई के रास्ते को अपना रहा है। रूस यूक्रेन जंग में खार्किव क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही रूसी सेना का लक्ष्य केवल अपनी सुरक्षा के लिए एक बफर जोन बनाना है। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ किया कि खार्किव शहर पर कब्जा करना रूस की योजना का हिस्सा नहीं है। यूक्रेन संकट के समाधान पर बात की गई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुझे बताया कि उनके हालिया यूरोप दौरे पर इस बारे में चर्चा की गई। चीन इस समस्या को शांतिपूर्वक तरीके से हल करने को तैयार है। हमने कीव से अपनी सेना हटा ली थी, लेकिन उन्होंने इस समझौते को खत्म कर दिया। अब हम अंत तक लड़ेंगे। दोनों नेताओं के रिश्तों में दिख रही गर्मजोशी दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती से पेश करती है। पुतिन ने चीन के उत्तर पूर्वी शहर हार्बिन के दौरे के दौरान हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दौरा किया। इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत 1920 में चीन और रूस ने एक साथ की थी। पुतिन ने संकेत दिए कि रूस चीन व्यापार में आ रही समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अमेरिका द्वारा चीन निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर लगाए जा रहे टैरिफों को पुतिन ने अनुचित करार दिया है। चीन की बनाई हुई कारें ज्यादा बेहतर हैं। अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए प्रतिबंध साफ तौर पर अनुचित प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। सत्ता संभालने के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने सबसे पहला चीन का दौरा किया है। ऐसे में यह दौरा हर लिहाज से जरूरी हो जाता है, फिर चाहे वो रूस यूक्रेन जंग हो या दोनों देशों के रिश्ते। ईरान में चाबहार पोर्ट को लेकर हाल ही में भारत और ईरान के बीच एक दीर्घकालिक समझौता हुआ है। ये समझौता भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया तक भारत का व्यापारिक संपर्क और मजबूत होगा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के प्रमुख केंद्र ग्वादर पोर्ट से अगर इसकी तुलना करें तो ये काफ़ी फायदे का सौदा है। भारत और ईरान के बीच हुआ हालिया दीर्घकालिक समझौता बेहद अहम माना जा रहा है। 10 वर्षों के लिए हुए इस समझौते से चाबहार में भारत की दीर्घकालिक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये पहल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के साथ साथ अफगानिस्तान,
मध्य एशिया और यूरेशिया तक भारत के संपर्क को आसान बनाएगी। We see a Chabahar as India's commitment towards realizing the potential of the place as a connectivity hub for Afghanistan and for landlocked Central Asian countries. You know that this port is being operated by India Ports Global Limited since 2018, and through the port we've been able to supply and provide a lot of humanitarian assistance to Afghanistan. In the past, since 2018, we've supplied 85,000 metric tons of wheat, 200 metric tons of pulses, and 40,000 liters of pesticide malathion to Afghanistan through this port. चाबहार की सफलता की कहानी जानकारों का ध्यान क्षेत्र के एक और पोर्ट की असफलता की तरफ खींच रही है। पाकिस्तान का अरब सागर के तट पर स्थित ग्वादर पोर्ट घाटे का सौदा साबित हुआ है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का प्रमुख केंद्र करार दिए जाने के बावजूद इससे न तो राजस्व हासिल हो रहा है और न ही वाणिज्यिक शिपमेंट गतिविधियों को रफ्तार मिल पाई है। ग्वादर के हालात इस बात से समझे जा सकते हैं कि बीते 8 वर्षों में यहां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात की आवाजाही न के बराबर हुई है। 2016 और 2022 में तो यहां पूरे साल में केवल 4 समुद्री मालवाहक पोत ही पहुंचे, जिस पोर्ट को 1,37,000 कंटेनर प्रति वर्ष क्षमता के हिसाब से विकसित किया गया था, वहां लगभग कोई भी कार्गो नहीं आता जिससे पाकिस्तान को आमदनी हो। इन हालात के बाद भी चीन की चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी ने इस पोर्ट को 40 साल की लीज पर हासिल किया है। इसको लेकर जानकारों का मानना है कि चीन की असली मंशा कुछ और दिखाई देती है। चाइना का BRI प्रोजेक्ट आर्थिक नहीं बल्कि सैन्य और सामरिक है। दुनिया में भले ही वो इसे इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है कि इसका अंतिम उद्देश्य चाइना और विश्व की आर्थिक विकास के लिए है। हकीकत यह है कि चाइना एशिया और अफ्रीका के छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज के बोझ तले दबाकर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वहाँ की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस वाली पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को हथिया रहा है। इन फैसिलिटीज़ को वो आने वाले समय में सैन्य और सामरिक दृष्टि से इस्तेमाल करने का प्लान रखता है। श्रीलंका की हम्बनतोता पोर्ट और पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट इसी श्रृंखला में आती हैं। ग्वादर जैसे सीपेक प्रोजेक्ट्स के लिए चीन पाकिस्तान को ऋण देता है, फिर इनका ठेका भी चीनी कंपनियों को ही मिलता है। इसका सीधा मतलब निर्माण के लिए भुगतान के मामले में पाकिस्तान को दिया गया चीन का ऋण वापस चीन को ही चला जाता है। परियोजना के पूरे होने के बाद बुनियादी ढांचे का परिचालन नियंत्रण भी अक्सर चीनी कंपनी के पास ही रहता है। ग्वादर का 90% राजस्व बंदरगाह का संचालन करने वाली चीनी कंपनी को ही जाता है। मतलब पाकिस्तानी सरकार को सिर्फ 10% राजस्व ही मिलता है। इतना ही नहीं, इस राजस्व से आर्थिक तौर पर खस्ताहाल पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान को कुछ भी नहीं मिलता, जहां ये स्थित है। इस वजह से इसको लेकर आक्रोश और प्रोजेक्ट में लगे चीनी नागरिकों पर हमले भी होते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत ने POK में पाकिस्तान के खिलाफ भारी जनाक्रोश को दमनकारी नीतियों का परिणाम बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने POK सहित संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का अभिन्न अंग बताया। पिछले कुछ दिनों में वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें कुछ लोग हताहत हुए। ये विरोध, ये परिणाम है वहाँ पर जिस प्रकार की नीतियाँ चल रही हैं, वहाँ के संसाधन को जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, वहाँ के लोगों को जितना दूर रखा जा रहा है इन संसाधन से, अपने संसाधन से उनका लाभ नहीं पहुंच रहा है। इस कारण से ये हो रहा है और जो वहाँ का तंत्र है वहाँ पर लोगों का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको अपने उनके संसाधन हैं उसका लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। जहाँ तक हम लोगों ने पहले भी कहा है, जहाँ तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बात है, यूनियन टेरिटरीज जो जम्मू के, लद्दाख के और कश्मीर के जो हैं वो भारत के अभिन्न अंग हैं, अभिन्न अंग रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी।
Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कस्टमर से जरूरी क्या है बेटा? अरे पापा, मोदी जी सारे ग्रुप में वोटिंग के लिए मैसेज कर रहा हूँ। बेटा कल छुट्टी है, कस्टमर ज्यादा आएंगे और तुम दुकान से बिल्कुल बाहर मत जाना, समझे? वाह पापा वाह, जिस आदमी ने हमारे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, उसके लिए हम 20 मिनट नहीं ले सकते। ये डिजिटल ना होता तो आज भी रोज सुबह बैंक जाना पड़ता, तब टाइम नहीं लगता। बोलो पापा। बारी बारी चलेंगे, वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं और अगली खबर है दुनिया का दिल। जर्मनी के बवेरिया जिले में 6800 साल पुराने इंसान के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष नियोलिथिक काल के हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये अवशेष गांव के मेयर के हो सकते हैं। कब्र से कई बेशकीमती चीजें भी मिली हैं। नियोलिथिक काल के लिहाज से ये बहुत अहम खोज है। जर्मनी के बवेरिया जिले में स्थित आइचेनडॉर्फ में सड़क के किनारे जब निर्माण का काम करने के लिए खुदाई की जा रही थी, तब वहां इतिहास से जुड़े कुछ अनोखे रहस्य सामने आए। करीब 6800 सालों पहले बवेरिया में रहने वाले एक व्यक्ति का कंकाल वहां से मिला। कब्र से मिली वस्तुओं से पुरातत्व विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि यह कंकाल गांव के किसी सम्मानित व्यक्ति या फिर गांव के मेयर का रहा होगा। आइचेनडॉर्फ शहर में स्थित एक्सिंग इलाके में कंकाल के मिलने के कारण इस ऐतिहासिक खोज को स्थानीय लोग अब एक्सिंगर के नाम से जानते हैं। यह अवशेष नियोलिथिक काल के हैं, जिसे स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस कंकाल के अवशेष अच्छी हालत में नहीं है। पुरातत्व विशेषज्ञ कब्र से मिलने वाले मिट्टी के बर्तनों से इसकी उम्र का अनुमान लगा रहे हैं। लोअर बवेरिया क्षेत्र में नियोलिथिक काल बहुत फला फूला होगा। हमें इस कंकाल से पता लगता है कि यह गांव के किसी बुजुर्ग या उस समय के मेयर का होगा। इस कब्र में किसी सामान्य कब्र के मुकाबले 4 गुना मात्रा में सामान रखा गया था। नियोलिथिक काल से जुड़े अब तक के सबसे पुराने अवशेषों की फेरिहस्त में अब एक्सिंगर भी शामिल हो गया है। हालांकि करीब 5300 साल पुराने ओत्जी डाइसमैन के अवशेषों को अब तक नियोलिथिक काल के सबसे पुराने अवशेषों में से एक माना जाता था।
ओत्सी के अवशेष एक ग्लेशियर से मिलने के कारण बहुत अच्छी हालत में थे, लेकिन एक्सिंगर समय की मार से नहीं बच पाया है। अवशेषों की पड़ताल से मिली जानकारी से पता लगा है कि एक्सिंगर की लंबाई करीब 1.70 मीटर रही होगी, जो कि उस समय के औसत से कहीं अधिक है। कब्र से मिली बेशकीमती चीजों से पता लगता है कि वह एक मध्यम आयु का व्यक्ति रहा होगा। उस समय में ऐसी चीजें विरासत में नहीं मिला करती थी, उन्हें हासिल करना पड़ता था। इस कंकाल की खोज अप्रैल के मध्य में की गई थी। अब उसे आगे के पुरातत्व जांच के लिए भेजा गया है। न्यूलिथिक काल के बारे में यह अवशेष कई कड़ियों को जोड़ने का काम कर सकता है। बात है 1990 की। दक्षिणी जर्मनी की एक खदान में काम करने वाले श्रमिकों को आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म मिला था, जिसकी बनावट पक्षी की तरह है, लेकिन ये एक डायनासोर है। फिलहाल इस जीवाश्म को शिकागो फील्ड संग्रहालय में रखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। आपके आसपास उड़ने वाले पक्षी हो या फिर दूर बर्फीले इलाकों में रहने वाले पेंगुइन ही क्यों ना हो, यह सब जीते जागते डायनासोर का ही विकसित रूप है। इस बात को सही साबित करता दिख रहा है 1990 के दशक में दक्षिणी जर्मनी के सोलेनहोफेन क्षेत्र से मिला एक जीवाश्म, जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। इतिहास की इस अहम कड़ी की खोज वहीं खदान में काम करने वाले श्रमिकों ने की थी। इस फॉसिल से पता लगता है कि यहाँ पाए गए पक्षी के पंख पंजेदार थे और इसकी पूंछ एक लंबी हड्डी की तरह। अब तक मिलने वाला यह पहला ऐसा अवशेष है जो कि डायनासोर का तो है, लेकिन इसकी बनावट एक पक्षी की तरह है। हालांकि यहाँ मिले फॉसिल्स ने दूसरी बहस को भी जन्म दे दिया कि डायनासोर विलुप्त नहीं हुए, बल्कि वह पक्षियों के आकार में ढल गए। शिकागो में स्थित फील्ड संग्रहालय ने कुछ एजेंटों की मदद से ऐसे फॉसिल्स को अगस्त 2022 में खरीदा। इसके बाद से आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म के असली स्वरूप को देखने के लिए फील्ड संग्रहालय में पर्यटकों की भीड़ लगने लगी। पक्षियों के इतिहास को लोगों को रूबरू कराने वाले विशेषज्ञ अब इसकी तह में जाकर अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जीवाश्म है जो कि बताता है कि हमारे आसपास जो भी पक्षी हम देख रहे हैं वह जीवित डायनासोर हैं। हमारे आसपास मौजूद सभी पक्षियों के विकास की यात्रा को समझने के लिए यह एक पहली कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स अब तक का सबसे जरूरी जीवाश्म है। चार्ल्स डार्विन के इवोल्यूशन के सिद्धांत पर मुहर लगाने वाला यह पक्षियों का सबसे पहला जीवाश्म है। शिकागो का आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म अपनी तरह का दुनिया में 13 जीवाश्मों में से एक है। संग्रहालय न केवल जीवाश्म को संजोए हुए है, बल्कि आधुनिक तकनीक के जरिए पक्षी को दर्शकों के सामने जीवंत करने का भी काम कर रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटक प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि पक्षी उस वक्त दिखने में कैसा लगता होगा। मेरे लिए इसके साथ काम करना किसी सपने के साकार होने के बराबर था। यह एक ऐसी प्रजाति है जिसे हम बीते 163 सालों से जानते हैं। 12 के करीब अवशेष हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं, जिनमें से आधे ही पूरे हैं। हम इस ढांचे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ जानना अभी भी बाकी है। मानव इतिहास की यात्रा बेहद रोचक है और ऐसे अवशेष इस यात्रा के अहम बिंदुओं को एक साथ संजोने में मददगार साबित होते हैं। डायनासोर का क्या हुआ, इस सवाल का जवाब आज तक हमारे लिए पहेली बना हुआ है, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स जैसे जीवाश्म का मिलना इस सवाल के जवाब को ढूंढने में एक अहम कड़ी साबित होगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। फ्रांस में विश्व भर की दिग्गज सिनेमा हस्तियों का जमावड़ा है। कान फिल्म महोत्सव में दुनिया की चुनिंदा फिल्मों की स्क्रीनिंग जारी है। इनमें भारतीय फिल्में भी शामिल हैं। अभिनेत्री मीता वशिष्ठ भी इस फेस्टिवल में शामिल हैं। उनकी फिल्म द शेमलेस भी इस आयोजन का हिस्सा है। दूरदर्शन ने उनसे विशेष बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। भारत पर्व जो हम बता रहे थे, यहाँ पे कई सारे सितारे भी आए हुए हैं। मीता वशिष्ठ भी यहाँ पर हैं। भारत पर्व का आयोजन किया गया है यहाँ पर।
क्या कह रही हैं आप? मिनी भारत यहाँ पर है। मिनी भारत है तो आपको लगता है कि आप अपने ही देश में हैं, एक तरह से बड़ी सांत्वना मिलती है, क्योंकि थोड़ा नर्वसनेस होता है ना कि आप कहीं एक देश में जा रहे हैं। कान फेस्टिवल में पहली बार है, तो यहाँ इसका होना आपको एक ऐसा लगता है कि नहीं, आप घर से बहुत दूर नहीं हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी मूवी के लिए भी हैं, हम आपसे वापस कोशिश करेंगे पकड़ने के लिए, लेकिन आप अगर यहाँ पर हैं तो थोड़ा उसके बारे में बता दें, और कितनी बड़ी बात है भारत के लिए इतना बड़े स्तर पर 7 फिल्में ले जाना या उससे भी ज़्यादा। बहुत 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 गर्व का एक उत्सव है हमारे लिए, भारत के लिए बहुत ही लिटरली हम उत्सव मना सकते हैं कि हमारी 6-7 फिल्में यहाँ पे हैं। और जिस फिल्म की मैं हिस्सा हूँ, जो कल दिखा रहे हैं शेमलेस, जो अ सर्टन रिगार्ड में है, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ये। हालांकि उसके प्रोड्यूसर्स बहुत सारे हैं, फ्रेंच हैं, स्विस हैं, इंडियन हैं, और बहुत सुंदर फिल्म बनी। मुझे ट्रेलर देख के लगा कि ये बहुत सुंदर फिल्म है, उसमें श्रृंगार रस और वीभत्स रस का एक बड़ा प्यारा मिश्रण होगा। यहाँ जब हम आते हैं भारत पवेलियन में, भारत पर्व का उत्साह हम मना रहे हैं, ऐसे में आपने क्या बदलाव देखा है लोगों के नज़रिए को कि भारत की जो फिल्म जगत से जितने भी जुड़े हुए पहलू हैं, कितना बदलाव आया है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि एक हिंदी फिल्म है जो हिंदी में बनने वाली, हिंदी भाषा में, उसमें 5 यूरोपियन प्रोड्यूसर्स हैं। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है। और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सिनेमा जो चीज़ होती है, फिल्म मेकिंग नहीं, फिल्म तो एक कारोबार भी होता है, लेकिन कारोबार के अलावा जहाँ पे कहानियाँ बिना कि हमें कितना मुनाफा मिलेगा उसके बनाई जाती हैं, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पूरे संसार में। और जब लोग बाहर से हिंदुस्तानी सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें दाद देनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए उनकी भी और अपनी भी। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद मीता जी। तो जिस तरीके से मीता जी भी बता रही थी कि काफ़ी डिफरेंट मूवी है और वो यहाँ पर चुनी गई है, जो अ सर्टन रिगार्ड जो ये कैटेगरी है उसमें, और कई सारे कैटेगरीज़ में भारत को इस बार बढ़ चढ़कर भारत ने हिस्सा लिया है, सिलेक्ट हुआ है, तो ये सभी भारतीय के लिए एक गर्व वाली बात है। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।